जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डबल ई जो सेकंड है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब होता है कि आप लोगों की हेल्प करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए करंट व पावर फैक्टर की गणना कैसे करोगे, इसका सदिश आरेख बनाइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक अगर सीरियल है आरएलसी। ठीक है, आरएलसी सीरीज में सर्किट जुड़ा हुआ है, आरएलसी सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए करंट और पावर फैक्टर की गणना हम लोग कैसे करेंगे, इसका जो डायग्राम होता है, जो वेक्टर डायग्राम होता है, इसको इसको भी आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थ्री फेज सप्लाई का मूल अभिप्राय क्या है। सिंगल फेज व थ्री फेज सप्लाई का तुलनात्मक वर्णन कीजिए तथा थ्री फेज सप्लाई के लाभ बताइए। ठीक है, थ्री फेज जो सप्लाई होता है उसका मूल अभिप्राय क्या होता है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है, और सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई का आपको तुलना करना है, डिफरेंस दिखाना है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं और थ्री फेज जो सप्लाई होता है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। थ्री फेज परिपथ में 2 वाट मीटर मेथड द्वारा पावर मेजरमेंट का वर्णन कीजिए। ठीक है, थ्री फेज जो सर्किट है उसमें 2 वाट मीटर का यूज करके कैसे हम लोग पावर को मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट व शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे किए जाते हैं, इन परीक्षणों से क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, किस प्रकार से जो लॉसेस होते हैं उसका पता हम लोग लगाते हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के द्वारा। जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल मोटर व कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर संक्षिप्त नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर यूज नहीं किया जा सकता है, कारण दीजिए। ठीक है, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल के दिखाना है आपको कि किस तरह से हम लोग सिंगल जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसमें हम लोग एसी करंट देते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइमरी साइड है, ये आपका सेकेंडरी साइड है। तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट यहाँ पे फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडक्टर लगा हुआ है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसके कारण से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से हम लोग को मिल जाता है आउटपुट। ठीक है, तो यही आपका दिखाना है, यही आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, और एक बात और आपको समझाना है, एक क्वेश्चन का आंसर इसी में और देना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है डीसी पे सप्लाई पर क्यों नहीं काम करता है, यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका फ्लक्स है वो जनरेट ही नहीं होगा प्राइमरी साइड में, इस कारण से डीसी का हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, आउटपुट मिलेगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा सकता है। सिंगल इंडक्शन मोटर्स के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की व्याख्या कीजिए। छत के पंखे के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, सिंगल इंडक्शन जो मोटर होता है इसके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को समझाना है या फिर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझाना है। ठीक है, कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको लिखना है, और जो छत का पंखा होता है उसके कार्य सिद्धांत को भी इसके इसके थ्रू को समझाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, किसी एसी सर्किट में इम्पीडेंस
ट्रायंगल इम्पीडेंस और पावर फैक्टर से क्या अभिप्राय है, पावर फैक्टर के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो आपका एसी सर्किट है इसमें क्या, एसी सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसका इम्पीडेंस है। ठीक है, इसका ट्रायंगल इम्पीडेंस क्या होता है, पावर फैक्टर से क्या अभिप्राय होता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा और पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस लिखना होगा कि क्या पावर फैक्टर का महत्व होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो डीसी मशीन के आवश्यक अंगों की सूची बनाइए तथा इसके कार्य अंकित कीजिए। ठीक है, जो डीसी मशीन है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके इन सारे पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं डीसी मशीन के, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है आपसे, विभिन्न प्रकार के एटूनेटर्स के नाम लिखिए। एटूनेटर्स में आर्मेचर को स्थिर तथा क्षेत्र को घूमता हुआ क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो विभिन्न प्रकार के एटूनेटर्स के होते हैं कौन कौन से होते हैं, और एटूनेटर्स में जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग फिक्स करते हैं और जो फील्ड होता है उसको हम लोग मूव कराते हैं, ऐसा क्यों वह कराते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ एक दिशा में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, जो डीसी जनरेटर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको बताना है कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है जो डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, और जो डीसी जनरेटर उसमें जो प्रेरित ईएमएफ होता है एक ही डायरेक्शन में कैसे होता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डीसी मोटर्स की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, इन मोटर्स की दिशा किस प्रकार से उल्टी की जा सकती है। तो डीसी मोटर किससे किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, किस तरह से निर्भर करती है, किन किन कारकों पे आपकी जो गति होती है डीसी मोटर की वो डिपेंड करती है, और ये जो डीसी मोटर्स हैं उसकी जो दिशा होगी उसको उल्टा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो इस दिशा में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर जो डीसी मोटर है उसकी गति इस दिशा में अगर घूम रही है तो इसको इस दिशा में कैसे घुमा सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तुल्यकारी मोटर की लाइन करंट एवं पावर फैक्टर पर क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या फिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है या फिर कैसे कह लें तुल्यकारी मोटर जो होता है उसका जो लाइन करंट होता है, जो पावर फैक्टर होता है उसका क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तन से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टार एवं डेल्टा। ठीक है, स्टार एंड डेल्टा कम्बिनेशन को परिभाषित कीजिए। डेल्टा कम्बिनेशन के लिए फेज और लाइन करंट और वोल्टेज के मानों में संबंध निकालिए। ठीक है, तो डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या होता है इसको आपको समझाना है, फिगर बना के समझा दीजिएगा। और जो डेल्टा कम्बिनेशन होता है उसमें जो फेज करंट होता है या फिर जो लाइन करंट होता है इसके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, इसको डिराइव करना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सर्वो मोटर क्या होता है और स्टेपर मोटर क्या होता है, इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है कि सर्वो मोटर क्या होता है और आपका स्टेपर जो मोटर होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो लॉसेस से होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होती हैं वो क्या होती हैं, आप उससे क्या समझते हैं, और ये कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके सेकेंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं एक बात और आपको बता दूं, सेकेंड में आपका एक या फिर दो आपका न्यूमेरिकल भी आएगा 5-5 नंबर का। सारा क्वेश्चन जो होगा वो 5-5 नंबर का पूछा जाएगा और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है
इसके आधार पे एक न्यूमेरिकल भी आपको दिया जा सकता है। आरएलसी सर्किट में आर का वैल्यू दे देगा, सी का वैल्यू दे देगा, फिर सी एल का वैल्यू दे देगा, वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, फिर कहेगा पावर फैक्टर मेजर कीजिए या फिर इम्पीडेंस मेजर कीजिए। इस तरह से आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आता है। ठीक है, डबल ई सेकेंड जो है इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो ध्यान में रखिएगा आप दो चार न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर करेंगे तो पूरा में पूरा नंबर आपको मिलेगा, 5 में 5 नंबर अगर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस सारा क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।